हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 20 लाए हैं, अर्थात पार्ट 20 लाए हैं। और ये पार्ट 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का अंतिम पार्ट है। यदि आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो सारे पार्ट देख सकते हैं, या नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट में इस वीडियो के सीरीज़ का सारे वीडियो एक ही जगह आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि ये जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग उन सारे वीडियो को बिल्कुल मुफ्त में देख पाएँ। तो आप लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, अर्थात स्तनधारी में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, स्तनधारी में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, स्तनधारी में यूरिया का निर्माण तो यकृत में होता है। तो अब बता दीजिए कि रक्त में जो यूरिया पाया जाता है उसे कौन अलग करता है। तो देखिए, रक्त में जो यूरिया पाया जाता है उसे अलग करने का काम किडनी करता है, जिसे वृक्क या गुर्दे कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। बताइए, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप जलकुंभी होता है, जिसे आप लोग कभी कभी नदी में देखे होंगे, यदि आप लोग नदी में गए होंगे तो इस जलकुंभी को जल हायासिंथ कहा जाता है। ठीक है, उस जलकुंभी को क्या कहा जाता है? जल हायासिंथ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग और अप्रयोग का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइए, प्रयोग और अप्रयोग का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए, प्रयोग और अप्रयोग का नियम लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे। तो देखिए, 2 घंटों में कुल बैक्टीरिया 64 बनेंगे। जब बैक्टीरिया प्रति 20 मिनट में विभाजित होंगे तो कुल बैक्टीरिया कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब कितने हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 64।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि बताइए, जब मेघ गरजता है तो व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, बताइए। तो देखिए, दोनों कानों के कर्णपट्टल, ठीक है, पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए व्यक्ति अपना मुंह को खोल लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सरल गलकंड अर्थात जिसे घेघा कहा जाता है, किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, बताइए। घेघा में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, घेघा डिजीज से हमारे शरीर का जो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, यही थायराइड ग्लैंड ही प्रभावित होता है घेघा बीमारी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं, बताइए। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं। तो देखिए, ये जो हरित ग्रंथियाँ होती है ये उत्सर्जन से संबंधित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, उत्सर्जन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, बताइए। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस हमारे ब्लड में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। तो देखिए, ये वह प्रक्रिया है विसर्जन, ठीक है, और विसर्जन और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैस जो है रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, विसर्जन और सक्रिय परिवहन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित हैं, बताइए। हृदय वंचित हैं। तो देखिए, ये जो हृदय जो होते हैं, हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, हृदय जो है ऐच्छिक पेशी से वंचित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऐच्छिक पेशी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कवकी रोग हैं, अर्थात इन सारे रोगों में से कौन सा रोग है जो कवक के द्वारा फैलने वाला रोग हैं। तो देखिए, इन सारे बीमारी में से दाद, ठीक है, दाद एक ऐसी बीमारी है जो कवक के द्वारा फैलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ताल परिस्थितियाँ तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, बताइए। ताल परिस्थिति तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो देखिए, ताल परिस्थिति तंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ता पर आधारित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है,
अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? बताइए, अफीम एक पौधे की उपज है जो पौधे के किस अंग से प्राप्त की जाती है? तो देखिए, ये जो अफीम है ये पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, शुष्कित लैटेक्स। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, शुष्कित लैटेक्स, जिसे फूल कहा जाता है। और ये लैटेक्स जो है फूल से ही प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती? बताइए, इन सारे बीमारी में से कौन सी बीमारी हैं जो वायु प्रदूषण के कारण नहीं फैलती है या वायु प्रदूषण के बिना नहीं बढ़ती है? तो देखिए, इनमें से वो बीमारी न्यूमोनिया है जो वायु प्रदूषण के कारण होने वाला बीमारी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, न्यूमोनिया। और ये निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? बताइए, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो देखिए, जब आँख में धूल पड़ जाता है, ठीक है, तो दृष्टिपटल सूजकर लाल हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दृष्टिपटल। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। बताइए, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो देखिए, ईल मछली के लार्वा के अलावा, ठीक है, सभी प्राणी के रज्जुकी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये एक श्वसन वर्णक का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ईली मछली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, इलियम किसका भाग है? बताइए, इलियम किसका भाग है? तो देखिए, ये इलियम जो है ये छोटी आंत का भाग होता है। ठीक है, ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, छोटी आंत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? बताइए, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो देखिए, पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाई डायोड कहा जाता है। ठीक है, जिससे समय समय पर जल का रिसाव होते रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हाई डायोड। ठीक है, हाई डायोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। देखिए, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका हम डिस्कशन साथ में ही करते चलते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, पत्तियों पर जब जल की बूंद जमा हो जाती है, ठीक है, तब इस क्रिया को ग्यूटेशन कहा जाता है। पौधों के में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पे
पाए जाने वाली रंध्र के द्वारा होता है। स्टोमाटा सामान्यतः दिन से खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्टोमाटा दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है? तो देखिए वो प्रक्रिया है प्रतिकारक, जिसके कारण बीजों को अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिऑक्सीकारक। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? बताइए, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो देखिए ये खाद्य श्रृंखला जो है समुद्रीय परितंत्र में पाए जाते हैं, वन परितंत्र में पाए जाते हैं और सरोवर परितंत्र में भी पाए जाते हैं। अर्थात खाद्य श्रृंखला इन सारे ऑप्शंस में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ या अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? बताइए, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो देखिए यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, आलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आलसी किसका प्रचुर स्रोत है, बता दीजिए। तो देखिए ये जो आलसी हैं अर्थात जिसे तीसी या चिकना कहा जाता है, ये जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल प्रचुर का ये मेगा स्रोत होता है। ठीक है, आलसी सबसे पहले तो जान लीजिए तीसी को कहा जाता है और इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, अर्थात इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। बताइए, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो देखिए मानवों की पहचान करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा मानवों की पहचान सुनिश्चित करने का एक अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? बताइए, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो देखिए जब व्यक्ति कोई लंबे समय तक कसरत करता है उस समय उसका कौन सा एनर्जी खपत होता है? तो उस समय उनका वसा, ठीक है, फैट, ये लंबे समय तक कसरत अर्थात व्यायाम करने का मुख्य ईंधन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वसा।
और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और सी ही पानी में घुलनशील है, बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिए, विटामिन बी और सी जो हैं ये पानी में घुलनशील हैं। तो देखिए, ये विटामिन बी हैं और यही सही उत्तर हो जाएंगे, विटामिन बी पानी में घुलनशील है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो देखिए, इनमें से मकड़ी एक प्रकार के कीट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो देखिए, स्टार फिश इनमें से मछली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्टार फिश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है। बताइए, कपास का प्रमुख घटक है। तो देखिए, इनमें से कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सेलुलोज। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेशम तंतु रोम, पिच, नख और नखर निर्मित होते हैं। बताइए, रेशम तंतु रोम, पिच, नख और नखर किससे निर्मित होते हैं? तो देखिए, ये सारे जो हैं ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, केराटिन से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैड काऊ रोग का कारक हैं। बताइए, मैड काऊ रोग का कारक हैं। तो मैड काऊ रोग जीवाणु जनन रोग हैं जो जानवरों के सिर में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अर्थात मैड काऊ जीवाणु से होने वाला डिजीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। बताइए, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। तो देखिए, वनस्पति प्रदूषक गैसों एवं उच्च आवृत्ति के ध्वनि को अवशोषक होते हैं। ठीक है, वनस्पति जो होते हैं वो प्रदूषण और उच्च आवृत्ति को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, प्रदूषक गैसें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके नाक से जल निकलता है, क्योंकि उसमें आश्रुकारी ग्रंथि जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के नाक से जल निकलने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, आश्रुकारी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है।
पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? तो देखिए, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइए, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए, पके हुए टमाटर का लाल रंग कैरोटीनाइड, ठीक है, कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। बताइए, इनमें से कौन से जीव हैं जो प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं? तो देखिए, इनमें से वर्ण में प्रतिस्कंदक नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बताइए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। अगला देखिए, तंबाकू में निहित हैं। बताइए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो देखिए, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और अफीम में मॉर्फिन पाया जाता है, ठीक है, अफीम में क्या पाया जाता है? मॉर्फिन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। बताइए, फूल के जो मादा प्रजनन अंग होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो फूल के मादा प्रजनन अंग को पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है, उसे पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। बताइए, मछली की वो कौन सी विशेष संरचना है जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है? तो देखिए, मछली की विशेष संरचना वो गिल्स हैं जो उन्हें सांस लेने में अर्थात श्वास लेने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है। बताइए, स्राव ग्रंथि कहाँ विद्यमान होती है? तो देखिए, ये जो स्राव ग्रंथि हैं ये वक्कल कोटरन में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वक्कल कोटरन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? बताइए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, इनमें से बर्ड फ्लू वायरस कौन से हैं? तो देखिए, इनमें से बर्ड फ्लू वायरस हैं H5N1 वायरस, ठीक है, H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू वायरस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बार बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियाँ इनमें से संबंधित हैं। बताइए, बार बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी ये कुछ गतिविधियाँ हैं, किससे संबंधित है इनमें से बताइए। तो देखिए, बार बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे करना, ये सारी गतिविधियाँ भेड़ पालन के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भेड़ पालन करना। अर्थात भेड़ पालन में जो है एकत्रित करना आता है, बार बनाना आता है और ऊन कटाई करना, ये सारी गतिविधियाँ भेड़ पालन में ही होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया गया है? बताइए, इनमें से नीला हरा शैवाल को किस समूह में शामिल किया गया है? तो देखिए, नीला हरा शैवाल को ब्लू ग्री अलगी अर्थात नीलहरी शैवाल के साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नीला हरा शैवाल अर्थात ब्लू ग्री अलगी को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब कोई चिकित्सक कंप्यूटर के यंत्रों के द्वारा प्रयोग कर शल्य क्रिया करते हैं तो इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए, इस प्रारूप को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बताइए, डेंगू के बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए, जिस व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो जाती है उसके रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? बताइए, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए, दूध का धवल रंग कैसीन के उपस्थिति के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 और ये सूची 2 हैं। सूची 1 में कुछ बीमारी दिए गए हैं और इस बीमारी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए हुए हैं। अर्थात ये बीमारी जो है किसके द्वारा फैलते हैं, ये सारे सूची 2 में दिए हैं। अब आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, ये एड्स, ठीक है, एड्स बीमारी जो है विषाणु के कारण होती है। ठीक है, और एक है मलेरिया, और ये मलेरिया डिजीज जो है ये मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होती है, ध्यान में रखिएगा। प्लेग, ठीक है, ये प्लेग जो है जीवाणु के कारण होती है, ध्यान में रखिएगा। ये प्लेग जो है प्लेग ये जीवाणु के कारण होती है और गंजापन कवक के कारण होती है। अब आप लोग इसे मैच कर लीजिए।
तो देखिए जब आप इसे मैच करेंगे तो पाएंगे कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है MRI निम्नलिखित में से क्या है। बताइए MRI निम्नलिखित में से क्या है, अर्थात MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, और इसी के वीडियो के साथ ही साथ हम आप लोगों के साथ 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। तो आप लोग उन सारे वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों के पास 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, विशेषतः जीव विज्ञान सब्जेक्ट से। यदि किसी भी एग्ज़ाम में जीव विज्ञान से कोई क्वेश्चंस आता है तो आप लोग से वो सारे क्वेश्चंस नहीं छूट पाएंगे। तो आप लोग इन सारे वीडियो को ध्यान में रखिएगा और उन सारे वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब